कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देते जाइएगा। मोहम्मद रफी साहब का और बी आर चोपड़ा का एक बड़ा अटूट रिश्ता रहा है और बी आर चोपड़ा बड़े बॉलीवुड के एक बड़े जो फिल्म साज हैं, फिल्म वो माने जाते हैं। नया दौर जैसी उन्होंने फिल्म बनाई थी और नया दौर से ही दिलीप कुमार, जयंती माला, अजीत, जॉनी वॉकर जैसे जो अदाकार थे, सदाबहार अदाकार रहे, वो निकलकर मंजिल आम पर आए थे। बी आर चोपड़ा एक ऐसे फिल्म साज थे, एक ऐसे जो थे ट्रैक्टर थे कि जो हीरे को तराश कर कैसी शक्ल दे देते थे, पत्थर को तराश कर हीरा बना देते थे और ऐसा वो काम करते थे कि देखने वाला तंग रह जाता था। मोहम्मद रफी साहब के साथ उन्होंने बड़ा लाजवाब काम किया, बड़े उनके मशहूर गीत रहे, बड़े मशहूर उन्होंने वहां पर एक ऐसे जो संगीत दिया है बॉलीवुड को कि जो आज तक एवरग्रीन माना जाता है। इन दोनों के दरमियान फिर ऐसा एक फड्डा हो गया कि जो बी आर चोपड़ा थे उन्होंने मोहम्मद रफी के मुकाबले में मोहम्मद रफी को खड़ी करने की कोशिश की, यहाँ तक लॉबी की गई कि मोहम्मद रफी साहब को काम ना मिले। ये क्या वाकया हुआ था, यही लेकर मैं आज आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। नया दौर ओपी नैयर ने उसके फिल्म का संगीत दिया था, ओपी नैयर जी ने, उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो ओपी नैयर थे, उसके तमाम गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। उसके बाद 1959 में दूल के फूल एक फिल्म आई थी और यहाँ पर इस फिल्म के बाद जो बी आर चोपड़ा थे उनके ज़हन में आया कि जो पहले एक रीत चलती हुई थी कि जो शख्स एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा है, जब तक उसके साथ तमाम वो कॉन्ट्रैक्ट फिलफुल नहीं हो जाता, यानी कि उसकी फिल्म की तमाम जो रिकॉर्डिंग मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक वो कोई भी दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करेगा। मोहम्मद रफी साहब बी आर चोपड़ा के लिए भी गाने गाते थे, दूसरे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या फिल्म साज होते थे, दूसरे प्रोडक्शन हाउस थे, उनके लिए भी गाना गाते थे। लेकिन यहाँ पे जो बी आर चोपड़ा, पहले एक ऐसा होता था कि जो एक सिंगर परमानेंट हो जाता था, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था कि जब तक इस फिल्म की रिकॉर्डिंग मुकम्मल नहीं हो जाती, फिल्म मुकम्मल नहीं हो जाती, ये सिंगर किसी और के लिए गाना नहीं गाएगा। तो बी आर चोपड़ा ने इसी को रिवाइव करने की कोशिश की, इसी को दोबारा लाने की कोशिश की। तो उन्होंने मोहम्मद रफी साहब से रफी साहब और बी आर चोपड़ा को तो कोई नहीं थी और बी आर चोपड़ा अपने कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं थी कि बी आर चोपड़ा की बात को रद्द कर सके, रिजेक्ट कर सके या कोई इनकार कर सके। तो बी आर चोपड़ा इस पर कॉन्फिडेंट थे कि जो भी मैं बात कहूंगा वो मान ली जाएगी। और मोहम्मद रफी साहब को एक दिन बुलाया और कहा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है और जब तक ये हमारी फिल्म मुकम्मल नहीं हो जाती, दूल के फूल जब तक हमारी फिल्म मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक आप किसी और के लिए गाना नहीं गाएंगे, तो इसकी आपको हर माह तनख्वाह मिलेगी। तो मोहम्मद रफी साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे आवाज़ अल्लाह ने दी हुई है और बाकी लोग भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं। कैसे हो सकता है कि मैं अपने आपको बेच दूं और आपका गुलाम बनकर या आपका मुलाजिम बनकर काम करूं? ऐसा नहीं होगा। मैं जैसे पहले काम करता हूं वैसे ही काम करूंगा, आपके लिए भी गीत गाऊंगा, दूसरे लोगों के लिए भी गीत गाऊंगा। बी आर चोपड़ा ने फिर कहा नहीं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक आप हमारे साथ काम करेंगे तब तक आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। मोहम्मद रफी साहब ने इनकार कर दिया और इस इनकार की तवक्को नहीं थी बी आर चोपड़ा को कि मुझे भी इनकार कर सकता है। उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। उन्होंने जो उस फिल्म के संगीतकार थे रवि, उनको मना कर दिया कि आज के बाद मोहम्मद रफी साहब से कोई गाना नहीं गाना, वो कभी बी आर चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे। और बाकी तो दूसरे फिल्म साज थे, जो फिल्म डायरेक्टर थे, जो दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनको भी बी आर चोपड़ा ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद रफी को काम ना दे। बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफी को आखिरी मुलाकात में कहा था कि मैं तुम्हारे जैसे सैकड़ों रफी बना दूंगा, मैं तुम्हारे मुकाबले में ऐसा बंदा ला के खड़ा कर दूंगा जो तुमसे भी रफी से भी कद-काठ से बड़ा होगा। बारह रफी खामोशी से बातें सुनकर रफी साहब चले गए। तो महेंद्र कपूर जी तब इंट्रोड्यूस हुए। महेंद्र कपूर जी ने बी आर चोपड़ा जी के लिए गाने गाने शुरू कर दिए, बाकी फिल्म साजों के लिए भी उन्होंने गाने गाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, मोहम्मद रफी साहब को काम मिलना भी बंद हो गया बी आर चोपड़ा की, क्योंकि उनकी लॉबी बड़ी मजबूत थी, कोई उनकी बात को टाल नहीं सकता था, बड़े सीनियर आदमी थे और बड़ा कदकार था उनका। मोहम्मद रफी साहब उनका भी कदकार था, लेकिन बी आर चोपड़ा की जो मजबूत पोजीशन थी वो शायद मोहम्मद रफी साहब की नहीं थी, इसलिए मोहम्मद रफी साहब को काम मिलना बंद हो गया और उनको जो दूसरे गाने थे वो भी मिलने बंद हो गए। महेंद्र कपूर जी उनकी जगह काम करना शुरू हो गए, महेंद्र कपूर को काम करना शुरू हो गया। लेकिन जो रवि थे संगीतकार, वो परमानेंट बी आर चोपड़ा के साथ काम करते थे और मोहम्मद रफी साहब के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त बदला तो फिर 1965 में एक फिल्म बनाई गई वक्त, और इस वक्त में मोहम्मद रफी साहब की जरूरत बन गई। साहिल लुधियानवी जी ने गाना लिखा और जब गाना पेश किया गया तो रफी साहब ने कहा इस गाने के साथ हम साफ मोहम्मद रफी साहब भी कर सकते हैं। और ये
बात बिया चोपड़ा से की गई, मीटिंग बैठी गई, तो तमाम बिया चोपड़ा भी इस बात को माने कि ये गाना जो है ये मोहम्मद रफ़ी साहब इसके साथ साफ कर सकते हैं। और बाकी जो वहाँ पर रवि संगीतकार तो पहले ही मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम करना चाहते थे। सारा लुधियानवी जी ने कहा कि मैं तो उनको ज़हन में रख के ये गाना लिखा है, वो इस गाने को ऐसा कमाल गाएंगे कि ये गाना बॉलीवुड की तारीख में अमर हो जाएगा। तो बिया चोपड़ा ने एक ब्लैंक चेक लिख के दिया और कहा कि जाओ मोहम्मद रफ़ी साहब को ये ब्लैंक चेक दे दो, उनको अपनी मर्जी की कीमत पर लें और हमारे लिए गाना गाएं। और रफ़ी जो थे संगीतकार थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास, मोहम्मद रफ़ी साहब भी बिया चोपड़ा से थोड़ा सा नाराज थे क्योंकि उनकी वजह से उनको काम मिलना बंद हो गया था, उनके लिए मुश्किलात काफ़ी खड़ी हो गई थी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन रवि ने मजबूर किया। और रवि के क्योंकि दोस्त थे मोहम्मद रफ़ी साहब रवि से भी मोहब्बत करते थे, रवि मोहम्मद रफ़ी साहब से मोहब्बत करते थे। तो रवि ने कहा कि अगर आप ये गीत नहीं गाएंगे तो फिर मैं संगीत का काम अपना बंद कर दूंगा, मैं और काम कर लूँगा, फिर मैं ये म्यूज़िक का काम नहीं करूँगा। तो इस तरह की बातें हुई जैसे यारी दोस्ती में होती हैं। तो रवि ने ब्लैक चेक भी दिया मोहम्मद रफ़ी साहब को, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने वही कीमत भरी जो वो लेते होते थे। उन्होंने इसको कोई नजायज़ फायदा नहीं उठाया कि ब्लैक मेलिंग नहीं की। तो गाना गाया, ये जो वक्त मिला उस वाला गाना बन गया। हर शय वक्त की गुलाम है, हर शय वक्त की गुलाम है। ये रफ़ी साहब जब गाना गाया तो ये गाना वक्त की जो तारीख के ऊपर ऐसा अनमेट छोड़ गया है कि ये मिट नहीं सकता। हर वक्त शय की गुलाम है। वक्त के साथ बहुत बहुत सिंगर आए, वक्त के साथ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी आए, सिंगर भी आए, लेकिन आज भी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीत है वो कोई वक्त का धारा बदल नहीं सका। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए।